सोचने वाली बात है। हजारों सालों से इंसान एक ही सवाल पूछ रहा है, सच क्या है। और इस एक खजाने को ढूंढने के लिए हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग नक्शे हैं। एक नक्शा जो भारत से आया है, वेदांत कहता है कि अंदर झांको, सच तुम्हारे भीतर है। दूसरा नक्शा जो ज्यादातर यूरोप से आया है, पश्चिमी दर्शन कहता है कि बाहर की दुनिया को देखो, उसे तर्क से समझो, उसे नापो। आज हम इन्हीं दो नक्शों को साथ में रखकर देखने वाले हैं कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मकसद ये तय करना नहीं है कि कौन सा नक्शा बेहतर है। मकसद ये समझना है कि दोनों की शुरुआत कहाँ से होती है। आप देखेंगे कि यही सबसे बड़ा फर्क है। वेदांत अपनी यात्रा चेतना यानी कॉन्शियसनेस से शुरू करता है, उसे ही सबसे असली चीज़ मानता है। जबकि पश्चिमी दर्शन ज्यादातर अपनी शुरुआत बाहरी दुनिया यानी पदार्थ या फिर तर्क से करता है, और ये शुरुआती बिंदु ही सब कुछ बदल देता है। ठीक है, तो चलिए सफर पर निकलते हैं और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। असल में रियलिटी है क्या? वेदांत के हिसाब से, खासकर अद्वैत वेदांत में, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये पहाड़, ये लोग, ये पूरी दुनिया, ये परम सत्य नहीं है, ये माया है। माया का मतलब ये नहीं कि ये है ही नहीं, इसका मतलब है कि ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है। वेदांत के अनुसार ये दुनिया एक कॉस्मिक मैजिक शो की तरह है। हमें जो दिख रहा है वो एक इल्यूजन है, एक पर्दा है। असली सच तो उस जादूगर के पीछे है, और वो जादूगर है ब्रह्म, एक असीम, अनंत, सार्वभौमिक चेतना। सब कुछ उसी का रूप है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि वेदांत कहता है कि तुम भी वही हो, तत्त्वमसि, दैट thou art। मतलब तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी आत्मा, वो ब्रह्म ही है। तुम उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा नहीं हो, तुम वही हो। ये तो दिमाग घुमा देने वाला आइडिया है। बिल्कुल। और अब देखिए कि दूसरा नक्शा हमें कहाँ ले जाता है। पश्चिमी दर्शन में रियलिटी को लेकर ज्यादातर दो तरह के विचार रहे हैं, द्वैतवाद या भौतिकवाद। जैसे प्लेटो ने कहा कि दो दुनियाएं हैं, एक हमारे विचारों की आदर्श दुनिया, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, और दूसरी ये भौतिक दुनिया जो उसकी एक अधूरी परछाई है। फिर देकार्त आए और उन्होंने कहा कि दो अलग अलग चीजें हैं, मन, माइंड, और पदार्थ, बॉडी। लेकिन एक मिनट, अगर वेदांत कहता है कि सब कुछ माया है, एक इल्यूजन, तो फिर इस दुनिया में जो अच्छा बुरा हो रहा है, किसी का दुख दर्द, किसी की खुशी, उसके क्या मायने? अगर सब सपना ही है, तो फिर कुछ भी करने की, किसी की मदद करने की क्या जरूरत है? ये बहुत जरूरी सवाल है। वेदांत में माया का मतलब ये नहीं कि दुनिया पूरी तरह से झूठी है जैसे कोई सपना। इसका मतलब है रिलेटिव रियलिटी बनाम एब्सोल्यूट रियलिटी। जैसे जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे किरदार और कहानी हमें असली लगते हैं। हम हंसते हैं, रोते हैं, उस फिल्म की दुनिया में वो सब सच है। लेकिन जब फिल्म खत्म होती है तो हमें पता चलता है कि असली सच तो ये है कि हम एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। वैसे ही वेदांत कहता है कि ये दुनिया हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए सच है, लेकिन एक ऊंचे स्तर का सच भी है, ब्रह्म का सच। इसलिए कर्म करने का महत्व कम नहीं होता, बल्कि उसका मकसद बदल जाता है। अच्छा, तो मतलब दुनिया को नकारना नहीं है, बल्कि उसके पीछे के असली सच को जानना है। ओके, तो अगर रियलिटी इतनी अलग है, तो फिर मैं कौन हूं जो इस रियलिटी को अनुभव कर रहा है? वेदांत तो कहता है कि मैं शरीर या मन नहीं हूं। हाँ, वेदांत के अनुसार आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, ये सब माया का हिस्सा हैं। ये बदलते रहते हैं। आप आज जो सोच रहे हैं, कल वो नहीं सोचेंगे। असली आप यानी आत्मा या साक्षी वो शुद्ध चेतना है जो इन सब बदलावों को देखती है, लेकिन खुद कभी नहीं बदलती। वो एक स्क्रीन की तरह है जिस पर जिंदगी की फिल्म चल रही है। जबकि पश्चिम में मैं कौन हूं, इस पर तो जबरदस्त बहस चली है। देकार्त ने कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मतलब मेरा अस्तित्व मेरे सोचने पर टिका है। बिल्कुल। उन्होंने मैं को एक सोचने वाली चीज, अ थिंकिंग थिंग, बताया। लेकिन फिर डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिक आए और उन्होंने कहा, रुको, जब मैं अपने अंदर झांकता हूं तो मुझे कोई एक स्थायी मैं नहीं मिलता।
मुझे तो बस विचारों, भावनाओं, यादों की एक धारा बहती हुई दिखती है। ह्यूम के हिसाब से स्व या सेल्फ एक सोशल मीडिया फीड की तरह है। थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज का एक कॉन्स्टेंटली स्क्रॉलिंग स्ट्रीम। कोई परमानेंट यूजर है ही नहीं, बस पोस्ट्स हैं। ऑनेस्टली ह्यूम का ये आइडिया कि कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है मुझे थोड़ा डराता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं जो कल था वो आज हूं ही नहीं। ये तो आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा है। और आप अकेली नहीं है जिससे ऐसा लगता है। ये बहुत बेचैन करने वाला विचार है। और दिलचस्प बात यह है कि आज का मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कुछ ऐसी ही बात करता है। विज्ञान अक्सर चेतना को दिमाग की नसों, न्यूरॉन्स की फायरिंग का नतीजा मानता है। तो यहाँ हमारे सामने दो एक्सट्रीम पोल्स हैं। वेदांत का स्व, जो एक शाश्वत आध्यात्मिक इकाई है, और पश्चिमी विज्ञान का स्व, जो बस एक टेम्पररी बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। वाओ! तो अगर हमारा मैं ही इतना बड़ा सवाल है और हमारा दिमाग शायद सिर्फ धारणाओं का एक बंडल है, तो फिर हम इस दिमाग पर भरोसा करके किसी और सच को जान कैसे सकते हैं? ज्ञान मिलता कहाँ से है? ये एकदम सही सवाल है और ये हमें अगले पड़ाव पर ले जाता है। हम जानते कैसे हैं? एपिस्टेमोलॉजी। वेदांत में ज्ञान के 3 मुख्य स्रोत माने गए हैं, जिन्हें प्रमाण कहते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, यानी जो हम अपनी इंद्रियों से सीधे अनुभव करते हैं। दूसरा है अनुमान, यानी तर्क और लॉजिक। लेकिन तीसरा सबसे अलग है, शब्द। शब्द मतलब? स्पोकन वर्ड। यहां शब्द का मतलब है श्रुति, यानी उपनिषदों जैसे ग्रंथों का ज्ञान। वेदांत मानता है कि कुछ सत्य ऐसे हैं, जैसे ब्रह्म का स्वभाव, जो इंद्रियों और तर्क की पहुंच से बाहर हैं। उन्हें जानने के लिए ऋषियों के अनुभव पर आधारित ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। ये बात पश्चिमी दर्शन के लिए तो बड़ी अजीब होगी, है ना? वहां तो सब कुछ प्रूव इट पर चलता है। बिल्कुल। पश्चिमी दर्शन में ज्ञान को लेकर मुख्य रूप से 2 खेमे रहे हैं। एक हैं अनुभववादी, एम्पेरिसिस्ट्स, जैसे जॉन लॉक और डेविड ह्यूम, जो कहते हैं कि जो भी ज्ञान है वो हमारी इंद्रियों, सेंसेस के जरिए ही आता है। अगर आप उसे देख, सुन या छू नहीं सकते तो आप उसे जान नहीं सकते। दूसरा खेमा है तर्कवादियों का, रैशनलिस्ट्स का, जैसे देकार्त और स्पिनोजा, जो कहते हैं कि इंद्रियां तो धोखा दे सकती हैं, असली ज्ञान तो शुद्ध तर्क, प्योर रीजन से आता है। लेकिन इन दोनों ही खेमों में धर्मग्रंथ को फिलोसॉफिकल प्रूफ की तरह इस्तेमाल करने की कोई जगह नहीं है। तो एक तरफ ज्ञान पाने के लिए अनुभव और तर्क के साथ साथ एक आध्यात्मिक स्रोत भी है, और दूसरी तरफ सिर्फ अनुभव और तर्क ही कसौटी हैं। ठीक है, तो इन सब का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? मतलब लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? अगर वेदांत के हिसाब से हम ब्रह्म हैं और ये दुनिया माया है, तो फिर इस इल्यूजन में करना क्या है? वेदांत का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है अज्ञान से मुक्ति और जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी। ये एक तरह से उस कॉस्मिक मैजिक शो से बाहर निकलकर ये जान लेना है कि आप खुद ही जादूगर हैं, और इसके लिए वेदांत एक प्रैक्टिकल रोड मैप देता है। ज्ञान योग मतलब ज्ञान का मार्ग, भक्ति योग यानी प्रेम और समर्पण का मार्ग, कर्म योग बिना फल की चिंता किए कर्तव्य करने का मार्ग, और ध्यान योग। यहां दर्शन सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि लिबरेशन पाने का एक तरीका है। ये इनवर्ड जर्नी वाली बात आज की वेलनेस कल्चर से काफी मिलती जुलती है। मेडिटेशन, सेल्फ डिस्कवरी, माइंडफुलनेस। बिल्कुल। अब इसकी तुलना पश्चिमी दर्शन से कीजिए, जिसका फोकस ज्यादातर बाहर की दुनिया पर रहा है। अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिकों ने एक सद्गुणी जीवन, एक वर्चुअस लाइफ जीने पर जोर दिया, ताकि समाज में खुशी और संतुलन बना रहे। फिर इमैनुअल कांट ने नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी की बात की, जो तर्क पर आधारित हो। और आज का ज्यादातर पश्चिमी दर्शन न्याय, जस्टिस, अधिकार, राइट्स और एक बेहतर समाज कैसे बनाया जाए, इन सवालों पर केंद्रित है। तो एक का लक्ष्य है व्यक्तिगत मुक्ति, दूसरे का लक्ष्य है एक नैतिक समाज का निर्माण। इतने सारे फर्क देखने के बाद अब आते हैं इस चर्चा के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ऐसा लगता है कि सच की खोज में निकले इन 2 अलग-अलग अभियानों ने कभी-कभी एक ही जगह पर अपना झंडा गाड़ा है। ये सच में फैसिनेटिंग है। सोचिए, 17वीं सदी, एम्स्टरडैम, एक यहूदी दार्शनिक है बारूक स्पिनोजा, जिसे उसके धार्मिक समुदाय ने नास्तिक कहकर निकाल दिया है। उसने शायद कभी उपनिषदों का नाम भी नहीं सुना होगा, और वो एक ऐसे नतीजे पर पहुंचता है जो हजारों साल पुराने अद्वैत वेदांत के ब्रह्म के कॉन्सेप्ट से लगभग आइडेंटिकल है। स्पिनोजा कहता है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज है, एक ही सब्सटेंस, जिसे वो ईश्वर या प्रकृति कहता है। हम सब उसी के अलग अलग रूप हैं। ये वेदांत के एकम सद विप्रा बहुधा वदंती,
सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसा ही है। वाओ, ये तो सच में एक अजीब और खूबसूरत इत्तेफाक है। इसका मतलब है कि इंसान चाहे कहीं भी हो, जब वो सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढता है तो कभी-कभी एक ही मंजिल पर पहुंच जाता है, भले ही रास्ते कितने भी अलग क्यों न हो। एक और ऐसी ही दिलचस्प समानता है वेदांत का माया का विचार, कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। ये कुछ हद तक 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के विचारों से मिलता है। कांट ने कहा था कि हम दुनिया को एज इट इज कभी नहीं जान सकते। हम सिर्फ उसका एक वर्जन देखते हैं जो हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर और फिल्टर्स से होकर गुजरता है। उन्होंने इसे फिनोमिनल वर्ल्ड, जो हमें प्रतीत होता है, और न्यूमिनल वर्ल्ड, जो वास्तविक है, का फर्क बताया। ये तो माया के कॉन्सेप्ट के बहुत करीब है कि हम दुनिया को इसके असली रूप में नहीं बल्कि अपने मन के बनाए एक प्रोजेक्शन के रूप में देखते हैं। कमाल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि चाहे आप हिमालय की गुफा में ध्यान कर रहे हों या जर्मनी में अपनी स्टडी में बैठकर तर्क कर रहे हों, आप शायद एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो दिखता है वो पूरा सच नहीं है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमारे पास सच तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग शुरुआती बिंदु हैं। वेदांत चेतना से शुरू करता है, वो भीतर की ओर देखता है और कहता है कि परम सत्य तुम्हारे अंदर ही है और जीवन का लक्ष्य उस सत्य को जानकर मुक्त होना है। यह एक इनसाइड आउट अप्रोच है। और वहीं पश्चिमी दर्शन ज्यादातर बाहर की दुनिया से, यानी तर्क और इंद्रियों के अनुभव से शुरू होता है। वो दुनिया का विश्लेषण करता है, उसे श्रेणियों में बांटता है और ज्ञान, नैतिकता और एक बेहतर समाज बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये एक आउटसाइड इन अप्रोच है। एक की यात्रा मैं कौन हूं से शुरू होती है, दूसरे की यह क्या है से। हाँ, और ये भीतर और बाहर की यात्रा सिर्फ फिलॉसफी तक सीमित नहीं है। हम इसे आज के वेलनेस कल्चर और साइंटिफिक प्रोग्रेस की बहस में भी देखते हैं। एक तरफ सेल्फ हेल्प और मेडिटेशन है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और डेटा। इस पूरे विश्लेषण से एक विचार मन में आता है। ये स्रोत इन दोनों परंपराओं को दो अलग अलग रास्तों के रूप में पेश करते हैं। लेकिन आज की इस जुड़ी हुई ग्लोबल दुनिया में क्या हमें सिर्फ एक को चुनना जरूरी है? सोचने वाली बात यह है कि क्या इन दोनों दृष्टिकोणों का एक सिंथेसिस, एक मिलन संभव है? एक ऐसी अप्रोच जो चेतना की आंतरिक गहराई को भी समझे और बाहरी दुनिया की वैज्ञानिक जांच को भी उतनी ही अहमियत दे। एक ऐसा दर्शन जो आत्मज्ञान और समाज निर्माण दोनों को एक साथ लेकर चले, वो कैसा दिखेगा?